Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology IT Code 802. Students, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग IT DMA इस चैप्टर को वन शॉट वीडियो के फॉर्म में कवर कर रहे हैं एंड इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. इससे पहले हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं एंड डिटेल्ड वीडियोस में कवर किए हैं. इस चैप्टर के लिए ये वन शॉट वीडियो एनफ है एंड इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. ओके एंड Here is the most important notification for all of you. So देखिए हमारा YouTube पर फ्री कोर्स कंप्लीट हो चुका है. अगर आप फ्री वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सारी वीडियो, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, लेक्चर्स, सभी चीज़ें आपको YouTube पर मिल जाएंगी. बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लाइव क्लासेस में ही समझ में आता है, वो चाहते हैं कि लाइव डाउट्स पूछने हैं टीचर से. इसके लिए आप ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टार्ट हो रहा है 23 अक्टूबर को एंड इसका ड्यूरेशन है 23 अक्टूबर टू 23 नवंबर. इसमें आपका कंप्लीट थ्योरी सिलेबस लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा गूगल मीट पर एंड जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट भी होगा. ओके एंड इसकी बाकी डिटेल्स लाइक क्या टाइमिंग्स हैं, क्या फीस है, ये सभी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गिवन है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं. So the link for the registration form is given in the description. Please register at the earliest so that आप टाइम से अपनी क्लासेस अटेंड कर पाए. ओके and for board exam preparation you can refer to all-in-one book which has detailed notes of all chapters, chapter wise question answer and solved PYQs. You can get a special discount on direct order via WhatsApp on this given number and this book is also available on Amazon and Flipkart. Links are given in the description. सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. अभी तक हमने क्या पढ़ा है आईटी में, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं. सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में डीबीएमएस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था और फिर जावा प्रोग्रामिंग, राइट. अब ये जो फोर्थ चैप्टर है तो ये फोर्थ चैप्टर बेसिकली उन तीनों चैप्टर्स को समझने के बाद ही समझ में आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उन तीनों से रिलेटेड हैं. तो अगर आपने वो तीनों चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं तो आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. बट अगर आपने वो कवर किए हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे. बेसिकली ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से डोमेन्स हैं जहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस काम में आते हैं. मींस जहां पर हम डेटाबेस को यूज करते हैं. तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि ऐसा क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा है कि कौन कौन सी फील्ड्स में आप डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो ये आप थोड़ा लॉजिकली अगर सोचें तो आपके स्कूल में भी यूज होता है, लाइक आपकी डिटेल्स मेंटेन करने के लिए, राइट. इसी तरह से बैंक्स में भी यूज होता है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर, कंपनीज, ई कॉमर्स, एयरलाइंस, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, होटल्स, सभी जगह पर ये यूज होता है. ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ मेन फील्ड्स के नेम लिखे हैं एंड इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टेड डोमेन्स के नेम लिखे हैं. ठीक है. तो देखिए ये चैप्टर इसमें से सिर्फ 5 मार्क्स का पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा. तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो बहुत इजी होते हैं. ठीक है, बस आपको वहां पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि क्या हो सकता है, रियल लाइफ से रिलेट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन को हम कौन कौन से डोमेन में यूज कर सकते हैं, आपसे नेम पूछे जा सकते हैं. ठीक है. दीज आर फ्यू नेम्स. अब हम हर एक डोमेन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पर किस तरह से यूज में आ सकता है और इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. आपको डोमेन का नेम गिवन होगा और फिर पूछा जाएगा कि इस डोमेन में हम डेटाबेस को किस तरह से यूज करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं. एजुकेशन सेक्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में, लाइक स्टूडेंट्स की क्या डिटेल्स हैं, उनके मार्क्स, रिजल्ट, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. देन जो फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स हैं जो वहां पर काम करते हैं कॉलेज में या स्कूल में. देन
फॉर स्टोरिंग डिटेल्स अबाउट स्कूल और कॉलेज, लाइक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या फिर वहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल्स। तो इस तरह की डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम एजुकेशन सेक्टर में डीबीएमएस को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डीएमए लिख रहे हैं। डीएमए का मतलब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, मींस जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज बैंकिंग सेक्टर। अब देखिए, यहाँ पर जो भी डोमेन आपको गिवन होगा, आप उसमें कैसे सोचेंगे कि हम यहाँ पर किस तरह से डीबीएमएस को यूज करेंगे। सो इसके लिए आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि वहां पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो सकती है। सबसे पहले आप जा रहे हैं एज अ कस्टमर, तो वहां पर आपकी डिटेल्स पहले से प्रेजेंट है, तभी तो आप वहां पर अपना काम कर पाते हैं। या फिर अगर नहीं है तो आप स्टोर कराते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे सबसे पहले होती है पर्सनल डिटेल्स, लाइक सबसे पहले आपकी केवाईसी होती है, आपकी डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स एक्सेप्ट की जाएंगी। देन अकाउंट्स एंड लोन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपने कौन सा टाइप का अकाउंट ओपन करवाया है उसकी डिटेल्स, आपने अगर कोई लोन लिया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड जो आप डेली ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के बारे में स्टोर की जाती हैं। देन एक और टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर की जाएगी। अब आप सोचिए कि वहाँ पर जो भी बैंक है, अब एक बैंक है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, राइट? सो बैंक तो एक ही है ना अल्टीमेटली। तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी का भी डेटाबेस मेंटेन हो रहा होगा, ताकि उन्हें पता रहे कि कहाँ पर कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, वो कब ज्वाइन कर रहा है, कब वो उसकी रिटायरमेंट होगी, कितनी लीव्स ली हैं, कितनी सैलरी है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इस तरह की डिटेल्स भी एम्प्लॉयज के बारे में स्टोर की जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी सेक्टर आपको गिवन होगा उसे आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है कि रियल लाइफ में इस सेक्टर में किस चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो जब आप इस चीज को सोचेंगे तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है। सबसे पहले वहां पर किस चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी? पेशेंट्स के बारे में। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स, वो किस दिन हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसकी डेट, इस तरह की डिटेल्स पेशेंट्स के बारे में स्टोर की जाएंगी। एंड जिस तरह से हमने बैंकिंग में डिस्कस किया था कि वहाँ के स्टाफ के बारे में डिटेल स्टोर होंगी, उसी तरह से हॉस्पिटल में भी स्टाफ काम करता है, तो इनकी डिटेल्स भी स्टोर की जाएंगी। जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं। देन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने रूम्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, मेडिसिन हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जाती है। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर। सो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी? सबसे पहले जो भी टैक्सेस हैं उन सभी के इंफॉर्मेशन, कि कौन इनकम टैक्स कितना भर रहा है, किसने सेल्स टैक्स भरा है, कितना भरा है, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इलेक्टोरल रोल, ये सभी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक एक पर्सन के पास जो भी गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो हमारे पास तो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, बट हम सब एज अ सिटीजन, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास भी होती है, तो वो कहाँ पर स्टोर रखेंगे? यूजिंग द डीबीएमएस। सो उनके पास पूरा डेटाबेस होगा हमारी इंफॉर्मेशन का। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर्ड होती है। देन नेक्स्ट इज कंपनीज। सो किसी भी कंपनी की बात करें तो वहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सभी की पर्सनल डिटेल एंड उनकी क्या सैलरी है, क्या पोजीशन है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर की जाएगी। देन वहां पर आपको पता है हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, बट वहां पर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग लोगों को असाइन किए जाते हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट है, किसको असाइन किया गया है, उसकी डिटेल्स, ये सभी चीजें स्टोर की जाएंगी। देन फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक कंपनी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कई कंपनीज की ब्रांचेस भी होती हैं, तो इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन, सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज ई कॉमर्स।
सो ई कॉमर्स की बात जब करते हैं, मतलब हम ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं एंड कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स का जितनी भी डिटेल्स हैं, लाइक हम कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन उसे सेल कर रहा है, इस तरह की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन उसके बारे में गिवन होती हैं। तो ये सभी कहाँ से आती हैं? जब हम उन्हें पहले डेटाबेस में स्टोर करते हैं, तो ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। देन जो कस्टमर्स हैं, अब सपोज़ करते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर शर्ट ऑर्डर की है, तो अब वो शर्ट आपने ऑर्डर की है, तो ये आपके बारे में जो डिटेल है, लाइक आपको कहाँ पर डिलीवर करनी है, आपने क्या चीज़ ऑर्डर की है, तो मतलब आप एज़ अ कस्टमर वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ये सब, तो वही इन्फॉर्मेशन स्टोर भी की जाएगी। तो इसी तरह से सभी कस्टमर्स के लिए एक डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, जिसमें सभी कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। नेक्स्ट इज एयरलाइंस। सो एयरलाइंस में हम इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे फ्लाइट की डिटेल्स, लाइक फ्लाइट कब आएगी, कब जाएगी, क्या चार्जेस हैं, कितने पैसेंजर कैपेसिटी है, नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी हैं, इस तरह की डिटेल स्टोर की जाएंगी। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन रिजर्वेशंस का एक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए डीएमए यूज किया जाएगा एयरलाइंस में। देन रेलवेज, रेलवेज में हम ट्रेन की बात करते हैं, तो ट्रेन से रिलेटेड सभी डिटेल्स, ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, उसके क्या चार्जेस हैं, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन रिजर्वेशन का रिकॉर्ड रखना, ये सभी काम यहाँ पर डीएमए की हेल्प से किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशंस। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उनके बिल्स, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। देन जो भी कंपनी है वो कौन कौन से प्लान ऑफर कर रही है एंड कौन से प्लान यूजर्स ने सब्सक्राइब किए हैं, इस तरह की डिटेल्स भी स्टोर की जाएंगी टेलीकम्युनिकेशंस डीएमए में। देन नेक्स्ट इज होटल्स। सो होटल्स में कौन गेस्ट आ रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन, उनका चेक इन एंड चेकआउट टाइम, कितने दिनों तक रुके हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, एंड कौन से रूम नंबर एलोकेटेड हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी गेस्ट के बारे में। एंड देन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लाइक कौन से रूम्स बुक्ड हैं एंड कौन से रूम्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से होटल स्टाफ के बारे में, मेन्यू आइटम्स के बारे में डिटेल यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सो इस तरह से हम होटल्स में डीएमए का यूज करते हैं। सो अभी तक हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट डोमेन्स में डीएमए मींस डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन को यूज करते हैं। अब हम एक केस स्टडी पढ़ने वाले हैं एक शॉपिंग वेबसाइट के बारे में। अब ये एक टाइप का एग्जाम्पल आपको गिवन है। सो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं हम उनको रियल लाइफ एप्लीकेशंस में अप्लाई कर पाएं, ठीक है। तो रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशंस देखने के लिए हमने एक रियल लाइफ का ही एग्जाम्पल लिया है, शॉपिंग वेबसाइट। आपने डिफरेंट शॉपिंग वेबसाइट्स देखी हैं, यहाँ पर हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, मीन्स हमें पहले से बताया जाएगा कि इस तरह की वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो इस तरह की वेबसाइट दिखने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझाई जाएगी, ओके। ये है हमारी केस स्टडी के लिए हमें ये इमेज प्रोवाइड की गई है कि इस तरह की वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो इसका नेम है मिडल में, ठीक है, सेंटर में। फिर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये बेसिकली कैटेगरीज गिवन है। तो अगर आप बुक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, क्लोथ्स पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरीज हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो स्पेसिफिकली मेन 5 दिखाए गए हैं, ये दिखाया गया है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं राइट साइड पर, सबसे टॉप पर आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन गिवन है। अगर आप न्यू कस्टमर होंगे तो आप साइन अप करेंगे और अगर आप एग्जिस्टिंग होंगे तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए लॉगिन करेंगे।
देन इसके नीचे ट्रैक ऑर्डर ऑप्शन गिवन है। अगर आपने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है और आपको देखना है कि वो कहाँ तक पहुँचा है, तो इसके लिए आप ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑफर्स के लिए एक सेपरेट कॉलम गिवन है। एंड देन लास्ट में कॉन्टैक्ट अस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एज अ कस्टमर तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक लेआउट प्रोवाइड किया गया है कि इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूज्ड इन XYZ शॉपिंग वेबसाइट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस शॉपिंग वेबसाइट के लिए हम किस तरह का डीएमए यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या एंटिटीज रिक्वायर्ड होंगी, किस तरह से वो काम करेंगी, ये सभी चीजें अब हम समझेंगे। उससे पहले जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज, वो सभी यहाँ रिटन फॉर्मेट में गिवन है। एक बार इसको भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये शॉपिंग वेबसाइट हम किस लिए बना रहे हैं, ताकि हम ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड कर सकें कि किसी भी टाइम कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एंड यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज से। देन कस्टमर अपनी मर्जी से जो भी आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सभी शॉपिंग कार्ट में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सब आप रिलेट कर पाएंगे, हमने कहीं पढ़े हैं। कहाँ पर पढ़े हैं? चैप्टर 2 ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि किस तरह से अब हम डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट कर कर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डेटाबेस को यहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाएगा, बट साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो वेब एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ हो रही है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उन सभी को रियल लाइफ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? The website also allows users to make a choice of the product. Means यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट के कंपैरिजन के लिए भी ऑप्शन होगा, आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कहाँ से परचेज करना चाहिए। Then the order can be completed by choosing to pay through cash on delivery option, credit और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। एंड ये सभी चीज़ें हमें इसलिए एक्सप्लेन की जा रही हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हमें कौन-कौन से टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें किस तरह का कोड लिखना होगा। ठीक है? Once the payment is made, goods will be delivered at the address specified by the customer. तो जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी या फिर जो भी ऑप्शन है पेमेंट के लिए वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड फिर स्पेसिफिक टाइम में वो चीज़ आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये वेबसाइट किस तरह से यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो अब जब हमें इसका प्रोसेस पता चल गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पर हमें कौन-कौन सी एंटिटीज चाहिए। तो सबसे पहले ये एंटिटीज वर्ड का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स इस वर्ड को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर हम एंटिटीज की हेल्प से ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। मींस हम यहाँ पर एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, राइट? हमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसके लिए हम एक डेटाबेस मेंटेन करेंगे ताकि हम ये एप्लीकेशन बना पाए। ठीक है, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी ये कौन से टाइप की होगी? आप सब खुद ही सोचिए, जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, तो सभी चीज़ें एक टेबल में तो हम स्टोर नहीं कर सकते ना, अलग-अलग टेबल में स्टोर करेंगे। इसलिए यहाँ पर हर एक एंटिटी के लिए एक सेपरेट टेबल बनाई जाएगी। ठीक है? तो एंटिटी का मतलब क्या है? जैसे कस्टमर है, तो वो एक एंटिटी है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए एक सेपरेट टेबल। प्रोडक्ट है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसके लिए एक सेपरेट टेबल। अंडरस्टूड? तो हर एक एंटिटी के लिए एक सेपरेट टेबल बनाई जाएगी। और हम टेबल कैसे बनाते हैं डेटाबेस में हम जानते हैं। सीक्वल कमांड कौन सी है जिसकी हेल्प से टेबल बनाई जाती है? दैट इज क्रिएट टेबल कमांड। ठीक है, उसकी हेल्प से हम ये टेबल बनाएंगे। एंड जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसका स्कीमा, तो स्कीमा लिखना हमने पहले भी सीखा है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको स्कीमा लिखना है तो आप प्राइमरी की को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन-कौन सी एंटिटीज़ यूज़ करनी होंगी, वो हमें खुद ही आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? तो अब ये एग्ज़ाम्पल क्योंकि हम पूरा समझ चुके हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से फ़ंक्शन करने वाली है, तो हमें खुद से ये सोचना होगा कि यहाँ पर कौन-कौन सी एंटिटीज़ काम में आ सकती हैं, ठीक है?
क्योंकि ये तो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी बुक में गिवन है, तो यहाँ पर आपको टेबल का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, स्कीमा, स्ट्रक्चर, ये सभी चीजें गिवन है। बट एग्जाम में आपको ये सब चीजें गिवन नहीं होंगी। एग्जाम में आपसे सिंपली ये पूछा जाएगा, आपको एक सिनेरियो गिवन होगा क्वेश्चन में, लाइक आपको बताया जाएगा कि एक शॉपिंग वेबसाइट है जिसकी हेल्प से कस्टमर्स किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके गिवन एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है। इस तरह से आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और फिर आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि वहां पर कौन कौन सी टाइप की एंटिटीज हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि आपको एंटिटी का नेम गिवन हो और आपसे कहा जाए कि उस टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है या स्कीमा देना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सपोज करते हैं कि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया है कि शॉपिंग वेबसाइट है और उसके लिए एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि किस किस तरह की टेबल्स हम वहां पर बना सकते हैं। तो किस तरह की टेबल बनाएंगे, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो सपोज करते हैं सबसे पहले हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लाइक आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी वेबसाइट पर गए हैं तो हम पहले कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए, हमें बुक्स चाहिए या फिर हमें क्लोथ्स चाहिए या फिर हमें ज्वेलरी चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले कैटेगरी सेलेक्ट की, तो इसलिए हम सबसे पहले एक एंटिटी के बारे में सोच रहे हैं जो है कैटेगरी। अब हम जानते हैं कि हर एक एंटिटी के लिए एक टेबल होती है, तो इसलिए हम इसकी टेबल भी बनाएंगे। बट जब क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एंटिटी के बारे में पूछा गया है तो आप सिर्फ इतना मेंशन कर सकते हैं उस एंटिटी का नेम, और फिर उसकी जो टेबल होगी उसमें क्या क्या चीजें स्टोर की जाएंगी उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ एंटिटी के बारे में पूछा गया है तो इतना सफिशिएंट है जहां पर आपने एंटिटी का नेम और एंटिटी की डिटेल दी है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि आपको टेबल की स्कीमा और स्ट्रक्चर भी देना है या फिर टेबल की स्कीमा और डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उस केस में स्कीमा स्ट्रक्चर, स्कीमा डिटेल, इस केस में आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ओके, सो अब हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैटेगरी एंटिटी के बारे में। मींस यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए अब अगेन यहाँ पर तो ये एग्जाम्पल है, आपको सब चीजें पहले से गिवन है, बट एग्जाम में आपको खुद से सोचना होगा कि अगर ये टेबल है तो इसमें कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई भी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी है। उसके लिए एक यूनिक की होनी जरूरी है। तो यहाँ पर यूनिक जो आइडेंटिफाई कर रहा होगा वो होगी कैटेगरी आईडी। ठीक है, सो ये बेसिकली इस टेबल की प्राइमरी की होगी। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी का एक नेम भी होगा, सो यहाँ पर नेम का कॉलम होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन भी होगी तो डिस्क्रिप्शन के लिए कॉलम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है स्कीमा। तो स्कीमा हम इन चीजों की हेल्प से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा टेबल का नेम। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप सभी कॉलम्स का नेम मेंशन करेंगे जो आप इस टेबल में देने वाले हैं। तो हम इस टेबल में 3 कॉलम्स दे रहे हैं, कैटेगरी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको प्राइमरी की को अंडरलाइन करना है, ये हाईलाइट करने के लिए कि वो प्राइमरी की है। ठीक है, सो इस तरह से आपको लिखना है स्कीमा। ठीक है, इतना हो गया। आपने सबसे पहले लिखी थी एंटिटी का नेम, फिर जो उसकी डिटेल्स हैं, फिर आपने टेबल का स्कीमा मेंशन किया है। ठीक है, और फिर अब हमें क्या देना है, टेबल की डिस्क्रिप्शन या फिर हम कह सकते हैं टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेबल का स्ट्रक्चर देने के लिए आपको यहाँ पर ये 3 कॉलम्स यूज करने होंगे। सबसे पहले आपको कॉलम नेम बताना होगा, फिर आपको उसका डेटा टाइप बताना होगा कि कौन से कॉलम में कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, एंड देन थर्ड कॉलम में आप रिमार्क्स देंगे ये समझाने के लिए कि ये जो कॉलम है ये एक्चुअल में किस लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी चीजें आपको खुद से सोचनी होंगी कि अगर ये कॉलम है कैटेगरी आईडी, तो कैटेगरी आईडी मतलब कोई आईडी है, तो आईडी किस टाइप की होती है, इंटीजर टाइप की, तो इसलिए हमने इंट लिखा है। वहीं अगर हम नेम की बात कर रहे हैं तो आप ये खुद से सोच सकते हैं कि अगर कोई भी नेम है तो वो इंटीजर तो नहीं होगा, उसमें कैरेक्टर्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है वेर कैर। ठीक है, इसके बाद रिमार्क्स किस तरह से लिखते हैं, तो ये जो कॉलम है इसका क्या यूज है, एक लाइन में आपको ये मेंशन करना है। जैसे नेम, किस चीज का नेम, नेम ऑफ कैटेगरी। ठीक है, तो ये इसका रिमार्क है। ठीक है, सो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट।
अगर हम प्रोडक्ट एंटिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या डिटेल स्टोर की जा सकती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्या आईडी है, उसका नेम, कैटेगरी आईडी मीन्स वो कौन सी कैटेगरी का है, देन प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ब्रांड, कलर, साइज, सेलर आईडी, डिस्क्रिप्शन, इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम एक प्रोडक्ट के बारे में स्टोर करने वाले हैं। एंड देखिए यहाँ पर ये सभी चीजें इतनी डिटेल में क्यों हैं, मतलब हमने जो प्रीवियस टेबल देखी कैटेगरी टेबल, वहां पर तो हमने सिर्फ 3 कॉलम्स यूज किए थे, बट यहाँ पर तो इतने सारे कॉलम्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने कॉलम्स प्रोवाइड करें, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी एंटिटी की बात कर रहे हैं। जब हम कैटेगरी की बात कर रहे थे तो हमें पता है कि कैटेगरी में सिर्फ यही चीजें रिक्वायर्ड हैं कि उसकी आईडी क्या है, उसका नेम क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वहां पर हमें उन्हीं तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट थी। पर यहाँ पर क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर ओपन करते हैं तो आपको वहां पर कंप्लीट डिटेल्स दिखाई जाती हैं, एम आई राइट। तो वो जो डिटेल्स हैं, क्योंकि आपको हर चीज की डिटेल गिवन होगी, तो उसी के बारे में सोचकर आपको ये अज्यूम करना है कि हम यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स प्रोवाइड करें, सो दैट हम इसकी कंप्लीट डिटेल शो कर पाए। ठीक है, तो जब हम ये सभी कॉलम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप एग्जाम में एक दो ना लिखें, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही लिखना है। आपको खुद से सोचना है कि कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पर नेसेसरी हैं, तो आपको जितने नेसेसरी कॉलम्स याद आते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टेबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे, मींस टेबल का स्ट्रक्चर। तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाने हैं, नेम, टाइप, रिमार्क्स। नेम में आप उस टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी का नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये सभी हमारी टेबल में डिफरेंट कॉलम्स होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये टाइप है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि ये रिस्पेक्टिव कॉलम का क्या डेटा टाइप है। अगर कोई भी आईडी है तो वो इंटीजर होगी, कोई भी नेम है तो वो वैरचर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको खुद से सोचना है कि अगर ये कॉलम नेम के लिए यूज किया जा रहा है तो इसमें कौन सा डेटा टाइप होगा। ठीक है, और फिर रिमार्क्स किस तरह से लिखने हैं कि ये नेम क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो वही आपने रिमार्क्स में लिख दिया। ठीक है, और बाकी कहीं पर अगर आपने प्राइमरी की यूज की है, फॉरेन की यूज की है, तो वो भी आप यहाँ पर रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड एंटिटी, दिस इज कस्टमर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी कस्टमर की डिटेल्स होंगी वो हमें कस्टमर टेबल में स्टोर करनी होंगी। तो कस्टमर के बारे में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर आईडी, जो उसके लिए यूनिक होगी हर एक कस्टमर के लिए। उसका पासवर्ड, क्योंकि जो भी कस्टमर है जब वो लॉग इन करेगा तो उसके लिए कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर स्टोर रखनी होंगी। देन जो कस्टमर की डिटेल है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये सभी चीज़ें स्टोर करनी होंगी। देन नेक्स्ट इज सेलर टेबल। अब सेलर टेबल किस लिए यूज की जाएगी, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई ना कोई सेलर सेल कर रहा है, मतलब हर एक प्रोडक्ट के पास एक सेलर है। तो यहाँ पर हमें सेलर आईडी और रेटिंग, ये दोनों चीजें मेंटेन करनी होंगी इस टेबल में। सेलर आईडी हर एक सेलर के लिए यूनिक होगी, इंटीजर नंबर होगा तो इंट डेटा टाइप यूज करेंगे। एंड देन रेटिंग, ये हमें बताएगा कि उस सेलर की क्या रेटिंग है। तो इसमें हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, रेटिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो यहाँ पर हम एक ही इंटीजर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है इंट 1, मतलब हम सिर्फ एक ही इंटीजर की हेल्प से बता सकते हैं कि क्या रेटिंग है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज विश लिस्ट। अब विश लिस्ट क्या होती है आप जानते हैं, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये चीज हमें खरीदनी तो है पर अभी नहीं, हो सकता है कुछ टाइम में हम इसे परचेज करें, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जहां पर आपने ये तो बता दिया है कि हम इस चीज को परचेज करना चाहते हैं बट अभी परचेज नहीं करना चाहते, तो वो विश लिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो जब भी आप उसे परचेज करना चाहते हैं वहां से परचेज कर सकते हैं। तो विश लिस्ट के लिए सिंपली आपको 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला कस्टमर आईडी मींस कौन से कस्टमर को चाहिए, और फिर प्रोडक्ट आईडी मींस उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह की टेबल आपको मेंटेन करनी होगी। ठीक है,
देन नेक्स्ट इज ऑर्डर टेबल। अब ये ऑर्डर टेबल हम क्यों यूज करेंगे? जब भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो कंफर्म हो गया है, ठीक है। मींस जब कस्टमर ये कंफर्म कर देता है कि उसे इस एड्रेस पर ये प्रोडक्ट डिलीवर कराना है, ऑर्डर प्लेस कर देता है, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर की जाएगी। तो सबसे पहले उसकी एक यूनिक ऑर्डर आईडी होगी। देन कौन से कस्टमर ने वो परचेज किया है, उसके लिए कस्टमर आईडी होगी। देन कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है, प्रोडक्ट आईडी होगी। शिपमेंट आईडी होगी, उसका जो भी शिपमेंट नंबर है, ट्रैकिंग लिंक है, तो जो भी ट्रैकिंग नंबर होता है उसी को शिपमेंट आईडी बोलेंगे। देन ऑर्डर डेट, किस दिन ऑर्डर की गई है, एंड उसका करंट स्टेटस क्या है, लाइक वो शिप हो चुकी है या फिर डिलीवर हो चुकी है, इस तरह का करंट स्टेटस यहाँ पर दिखाया जाएगा। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज शिपमेंट टेबल। तो शिपमेंट टेबल तब यूज की जाएगी जब हमें बताना है कि शिपमेंट की डिटेल्स क्या है। तो जो हमने प्रीवियस टेबल देखी, ऑर्डर टेबल, वहां पर भी हमने शिपमेंट आईडी यूज की थी, बट वहां पर हम इतना डिटेल में नहीं बता रहे थे, ठीक है। वहां पर हमने सिर्फ एक नंबर दिया था, बट यहाँ पर हम उसकी डिटेल भी देंगे, जैसे शिपमेंट आईडी मीन्स शिपमेंट का नंबर। देन डिटेल्स, यहाँ पर हम बताएंगे कि वो कौन सी लोकेशन से डिस्पैच होने वाली है या फिर फिलहाल कहाँ पर पहुंच गई है, इस तरह की डिटेल्स, ठीक है। और फिर शिपमेंट डेट मीन्स किस दिन वो शिप की गई है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पेमेंट। यहाँ पर हम पेमेंट की डिटेल स्टोर करने वाले हैं, लाइक पेमेंट आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, मीन्स कौन से ऑर्डर के लिए ये पेमेंट है। देन पेमेंट का अमाउंट क्या है, पेमेंट की डेट क्या है, एंड उसका मोड क्या है। इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हम कैश ऑन डिलीवरी की बात करें, मोड में अगर कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया है, तो उस केस में जो पेमेंट डेट होगी वो क्या होगी, जिस दिन वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वही डेट ऑफ पेमेंट होगी, ठीक है। ओके, सो ये हमने डिफरेंट एंटिटीज देखी जो हमें शॉपिंग वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होंगी। अब हम इनके बीच एक रिलेशनशिप देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक इंडिकेशन दिया गया है, एक टाइप का डायग्राम है आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से ये सभी एंटिटीज रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने कौन सी टेबल बनाई थी, कैटेगरी टेबल, ठीक है। फिर हमने प्रोडक्ट टेबल बनाई। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये सभी आपस में कैसे लिंक्ड हैं। आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी होगी। अगर हम एक सैंपल पेपर बुक की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी की है, वो है बुक्स कैटेगरी की। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक कोई सेलर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हमने सेलर टेबल बनाई थी। सो द सेलर इज ऑफरिंग द प्रोडक्ट। इसके बाद जब कोई भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो ऑर्डर कौन प्लेस कर रहा है, कस्टमर प्लेस कर रहा है। अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं करता, वो सिर्फ ये चाहता है कि वो उस आइटम को इन फ्यूचर परचेज करना चाहता है, अभी प्लेस नहीं कर रहा है, तो वो तो विश लिस्ट में चला जाएगा। बट अगर वो अभी ऑर्डर प्लेस कर देता है तो उस केस में ऑर्डर टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी ऑर्डर के बारे में। एंड देन उसने कौन से टाइप की पेमेंट की है, इस बारे में इंफॉर्मेशन पेमेंट टेबल में स्टोर होगी। एंड देन जब वो ऑर्डर शिप किया जाएगा तो उसकी शिपमेंट के बारे में डिटेल्स शिपमेंट टेबल में स्टोर होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी एंटिटीज आपस में रिलेटेड हैं। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनैलिटी। अभी तक हमने ये समझा कि हमें कौन कौन सी एंटिटीज रिक्वायर्ड हैं, उनके लिए हमें टेबल का स्ट्रक्चर क्या रखना है, ये सभी चीजें हमने समझी। अब हम ये समझने वाले हैं कि ये वेबसाइट एक्चुअल में फंक्शन कैसे करेगी। तो इस वेबसाइट को फंक्शन कराने के लिए हमें स्पेसिफिकली क्लास बनानी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास फॉर टेबल कैटेगरी, मींस जो कैटेगरी टेबल हमने बनाई है उसके लिए हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि पता नहीं ये कौन सा कोड है, इसे हमें कैसे लिखना होगा, हमें तो ये आता ही नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर थोड़ा शांत होकर ध्यान से देखेंगे कि ये क्या गिवन है। हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को देखेंगे।
पैकेज शॉपिंग अंडरस्कोर एप्लीकेशन सेमीकोलन। अब क्या ये स्टेटमेंट आपको देखी हुई नहीं लग रही है? ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये पैकेज स्टेटमेंट है? बिल्कुल, ये पैकेज स्टेटमेंट है। हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है जब हमने जावा प्रोग्रामिंग पढ़ी थी। तो आई होप अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे वो हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में और फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो हमने जावा प्रोग्रामिंग चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है? हमने एक जावा प्रोग्राम बनाया, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, फर्स्ट लाइन होती है, वो हम क्या लिखते हैं? पैकेज स्टेटमेंट, जिसमें हम बताते हैं कि कौन से पैकेज को ये क्लास बिलॉन्ग करती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पैकेज और फिर लिखते हैं पैकेज का नेम। तो यहाँ पर पैकेज का नेम है शॉपिंग एप्लीकेशन, ठीक है? इतना समझ में आया? और फिर सेमीकोलन के साथ हम स्टेटमेंट को एंड करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद पब्लिक क्लास कैटेगरी। अब ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये है क्लास स्टेटमेंट, जहां पर हमें बताया जाता है कि कौन सी क्लास है। तो सबसे पहले तो आपको ये कीवर्ड लिखना है पब्लिक क्लास, और फिर इसके बाद आपको लिखना है क्लास का नेम। तो यहाँ पर कौन सी क्लास होगी? जो हमारी टेबल है उसी नेम की हम क्लास बनाएंगे, ठीक है? तो हमारी टेबल का नेम है कैटेगरी, इसी नेम की हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है? फिर आप जानते हैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो भी हम यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? सपोज करते हैं कि हम एक न्यू कैटेगरी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक मेथड बनाना होगा। हम कोई कैटेगरी डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें एक मेथड बनाना होगा। इसका मतलब क्या है कि हम क्लास के अंदर यहाँ पर यूजर डिफाइंड मेथड बनाने वाले हैं। अब अगेन वही चीज कि हम पहले की चीजों को ही दोबारा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने यूजर डिफाइंड मेथड पढ़ा हुआ है। यूजर डिफाइंड मेथड मतलब जब हम अपनी तरफ से एक मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अपनी तरफ से मेथड डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमने लिखा है पब्लिक, फिर वॉइड। अब ये वॉइड किस लिए लिखते हैं मैंने आपको बताया था, रिकॉल करना है आपको। थोड़ा सोचिए वॉइड हमने किस लिए यूज किया था। ये हम तब यूज करते हैं जब इस मेथड का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, एंड जब कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी तो हम ये रिटर्न टाइप यूज करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर जितने भी फंक्शन यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, मींस ये जितने भी मेथड हमने लिखे हैं, इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। लाइक इंसर्ट कैटेगरी जब यूज किया जाएगा तो उसकी हेल्प से हमें एक कैटेगरी इंसर्ट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो वे है इसको लिखने का, ये मेथड हमने जो लिखा है इसके लिए आपको वही वे फॉलो करना है जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 जावा प्रोग्रामिंग में, ठीक है? सबसे पहले आप मेंशन करते हैं कि रिटर्न टाइप क्या है, उसके बाद आप मेंशन करते हैं कि मेथड का नेम क्या है, ठीक है? तो ये मेथड का नेम है इंसर्ट कैटेगरी। फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, अब आपको रिकॉल करके मुझे बताना है कि ब्रैकेट में क्या लिखते हैं। तो आपको पता है कि हम ब्रैकेट में लिखते हैं पैरामीटर, ठीक है? तो पैरामीटर का मतलब है कि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि हमें किस चीज को वहां पर यूज करना है उस मेथड में, ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो हमारी कैटेगरी टेबल है उसकी टपल को यूज करना है, ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है स्ट्रिंग। ये CATEG बेसिकली कैटेगरी को डिनोट कर रहा है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अंडरस्कोर टपल। तो बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि हमें कैटेगरी टेबल की टपल को यूज करना है, ठीक है? सो इस तरह से आपको यहाँ पर पैरामीटर यूज करना है और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देन कर्ली ब्रैकेट के साथ आप इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर ये बताते हैं कि इस मेथड में हमें कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। बट देखिए यहाँ पर हम सिर्फ स्केलेटन की बात कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर एक्चुअल प्रोग्राम नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ उसका स्केलेटन बताना है कि ओवरऑल ये एप्लीकेशन बनाई कैसे जाएगी, यहाँ पर किस किस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली कोड नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाना है कि हम ये कोड किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है? दोनों चीजों में डिफरेंस है। हम यहाँ पर सिर्फ ये समझा रहे हैं कि हम ये कोड किस लिए लिख रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि क्या कोड लिखना है, ठीक है? तो हमने ये सिर्फ एक स्केलेटन प्रोवाइड किया है कि सबसे पहले आप पैकेज स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर क्लास स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आपको एक यूजर डिफाइंड मेथड यहाँ पर बनाना है, ठीक है? अब इसके अंदर एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ समझा रहे हैं कि हमें क्या लिखना है। तो समझाएंगे कैसे, इसके लिए हम यूज करेंगे कमेंट्स। अब अगेन ये भी चैप्टर 3 जावा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि जब हम इस तरह से
टू कॉन्सिक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करते हैं तो ये होती है कमेंट, और ये कोड नहीं होती, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए होती है। और अभी मैंने आपको वही कहा कि हम यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पर कैटेगरी की एक रो इंसर्ट कर पाए, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास पहली कैटेगरी है बुक, ठीक है, तो हमें वो ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर कोड लिखा जाएगा। देन नेम, ये हमारी जो टेबल है उसका टपल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सीक्वल कमांड टू बी यूज्ड इंसर्ट, यहाँ पर हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, उसी की हेल्प से न्यू टपल हम इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना है, ये समझाना है कि हमें यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। आपको ये सिर्फ समझाना है, इसके लिए कोड नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ स्केलेटन के बारे में पूछा गया है, तो स्केलेटन का मतलब है कि हमें एक्चुअल कोड नहीं लिखना, हमें सिर्फ एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है कि ये क्लास में हम क्या क्या फंक्शन, क्या क्या मेथड यूज करने वाले हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम दिखने वाला है, ठीक है। सो इस तरह से आपको स्केलेटन बनाना है। ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये मैंने आपको इस पर्टिकुलर टेबल के लिए एक्सप्लेन किया, फॉर द टेबल कैटेगरी। इसके लिए मैंने आपको ये पूरी क्लास अच्छे से एक्सप्लेन की है। इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम सिर्फ फंक्शंस पर ध्यान देंगे, जो भी मेथड है वो किस लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये इतना डिटेल में समझाया है, ठीक है। इसके बाद जो है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अ, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल द कैटेगरीज हुज प्रोडक्ट्स आर टू बी मेड अवेलेबल फॉर शॉपिंग आर डिसाइडेड बाय XYZ कंपनी। मीन्स, हाँ, जो कंपनी है वही डिसाइड करेगी कि उसे कौन कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, ठीक है, शॉपिंग के लिए अवेलेबल कराने हैं। तो हम यहाँ पर वही सब कैटेगरीज अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। So for storing the finalized categories in the category table, function insert category of class category defined may be used। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो insert category, ये मेथड हमने डिफाइन किया है, इसको हम फंक्शन कह रहे हैं क्योंकि हम इसको ही यूज करने वाले हैं, किस लिए, ताकि हम कैटेगरी टेबल में एक न्यू कैटेगरी इंसर्ट कर पाए, ठीक है। At later point in time, if the company wishes to come up with more categories, it may do so by adding them in table using the same function। मतलब अगर हमें और कैटेगरी इंसर्ट करनी है, सपोज करते हैं कि हमने इनिशियली तो बस 2 कैटेगरीज इंसर्ट की थी, बुक्स एंड क्लोथ्स, बट बाद में हमें और भी कैटेगरीज इंसर्ट करनी है, तो उसको भी हम इंसर्ट कैटेगरी की हेल्प से ऐड कर पाएंगे। ऑल्सो द कंपनी में डिसाइड टू ईदर डिलीट और मॉडिफाई द कैटेगरी। मतलब अगर हमें किसी कैटेगरी को डिलीट करना है, सपोज करते हैं कि हमें क्लोथ्स कैटेगरी को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम डिलीट कैटेगरी यूज करेंगे। एंड देन अगर हमें किसी को मॉडिफाई करना है, वहां पर हो सकता है हम उसकी आईडी चेंज करनी है या फिर उसमें कोई न्यू एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो इस तरह से हम वहां पर मॉडिफाई कैटेगरी यूज कर सकते हैं। इफ द कस्टमर सेलेक्ट्स एनी कैटेगरी ऑन द वेबसाइट, अब सपोज करते हैं कि जो कस्टमर है उसने सेलेक्ट किया है क्लोथ्स, तो जब वो क्लोथ्स पर क्लिक करेगा तो क्लोथ्स पर क्लिक करने से उसके सभी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। सो इसी तरह से जब भी किसी भी कैटेगरी पर क्लिक किया जाए तो उसके सभी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएं, इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि ये जो पूरी ये हमने प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पर हमने स्केलेटन ऑफ क्लास दिखाया है, ये हमें ये बता रहा है कि जो टेबल हमने बनाई वो एक्चुअल में इस डीएमए में, मींस डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन में कैसे काम करने वाली है, ठीक है। तो कोई भी न्यू कैटेगरी इंसर्ट करनी होगी हम इंसर्ट कैटेगरी यूज करेंगे, डिलीट करनी होगी तो डिलीट कैटेगरी यूज करेंगे, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा तो मॉडिफाई कैटेगरी। एंड अगर कस्टमर उस कैटेगरी पर क्लिक करता है तो क्लिक करने पर उसको सभी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएं उस कैटेगरी के लिए, इसके लिए डिस्प्ले कैटेगरी यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम जितनी भी टेबल्स हमने बनाई थी हम उनके लिए यहाँ पर क्लास का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। नाउ क्लास फॉर टेबल प्रोडक्ट।
इसके लिए हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट क्लास। सो इसमें हम सबसे पहले इंसर्ट प्रोडक्ट मेथड बनाएंगे। इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू प्रोडक्ट के लिए रो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिक्वल कमांड यूज की जाएगी, इंसर्ट। देन अगर आपको और टपल्स ऐड करने हैं, मीन्स और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो इंसर्ट प्रोडक्ट की हेल्प से कर पाएंगे। देन डिलीट प्रोडक्ट की हेल्प से अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो उसकी प्रोडक्ट आईडी जो भी होगी उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। इसके लिए सिक्वल कमांड यूज की जाएगी, डिलीट। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने कोड लिखा है, देखिए ये हमने यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट लिखी, क्लास स्टेटमेंट लिखी, ये यहाँ तक बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम कोड लिखते हैं। बट इसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ स्केलेटन प्रोवाइड करना है तो हमने एक्चुअल कोड नहीं लिखा है मेथड के अंदर। तो यहाँ पर ये कमेंट्स किस तरह से लिखने हैं ये आप कैसे समझेंगे, तो आपको सिंपली फर्स्ट कमेंट में ये बताना है कि आप वहां पर कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं, मीन्स ये फंक्शन या फिर ये मेथड क्यों यूज किया जाएगा। तो डिलीट प्रोडक्ट तब यूज किया जाएगा जब हमें इस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट डिलीट करना है। तो वही चीज आप इंग्लिश में लिख देंगे, ऐड फंक्शनैलिटी टू डिलीट अ प्रोडक्ट विद आईडी prod आईडी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें मॉडिफाई प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आप बताएंगे ऐड फंक्शनैलिटी टू चेंज वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, जो यहाँ पर एट्रीब्यूट हमने प्रोवाइड किया है इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। और फिर सेकंड कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन सी सीक्वल कमांड इसके लिए यूज करनी होगी। डिलीट है तो डिलीट, इंसर्ट है तो इंसर्ट, मॉडिफाई है तो अपडेट। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देन अगर कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है तो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिख जाएं, इसके लिए हम डिस्प्ले प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्लास फॉर टेबल सेलर। The products inserted contain seller ID of the seller offering the product for selling. Means जो अभी कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाएगा उसमें कोई ना कोई सेलर आईडी होगी, मीन्स कौन सा सेलर उसे सेल कर रहा है, तो इसलिए हमें सेलर की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। तो सेलर की इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हम सेलर क्लास बनाएंगे। यहाँ पर इंसर्ट सेलर मेथड की हेल्प से हम सेलर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके लिए इंसर्ट कमांड यूज की जाएगी। देन अगर हमें किसी सेलर को डिलीट करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई सेलर से कर सकते हैं। जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है तो अगर कस्टमर को ये देखना है कि कौन सा सेलर इसे सेल कर रहा है, हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट को काफी सारे सेलर्स सेल करते हैं, तो उस केस में कस्टमर ये देख सकता है कि कौन सा कस्टमर कौन से सेलर से हमें उसे परचेज करना है। तो इसके लिए वो सेलर की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो जब सेलर की इंफॉर्मेशन देखनी होगी वो सेलर के नेम पर क्लिक करेंगे तो सेलर की सभी डिटेल्स दिख जाएंगी। कौन से मेथड की हेल्प से, डिस्प्ले सेलर की हेल्प से। जब हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट दूसरा सेलर भी सेल कर रहा है, बट जब हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें तो सिर्फ एक सेलर की इंफॉर्मेशन दिखती है। हो सकता है कि उसके बाद हमें दूसरे सेलर का भी ऑप्शन गिवन हो, पर उस टाइम पर जब हमने उस प्रोडक्ट की डिटेल पर क्लिक किया है तो हमें एक स्पेसिफिक सेलर की इंफॉर्मेशन ही दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट आईडी और सेलर आईडी एक कंपोजिट की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बनाया गया है। तो जब हमने इस प्रोडक्ट पर क्लिक किया, सपोज करते हैं कि यहाँ पर वो प्रोडक्ट शो हो रहा था, हमने उस पर क्लिक किया, तो जब आपने उस पर क्लिक किया है तो वो यही स्पेसिफिक सेलर सेल कर रहा है, इसलिए आपको इसकी इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। वहीं अगर आप दूसरे प्रोडक्ट, मतलब जो दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है, भले ही वो सेम प्रोडक्ट है बट वो दोबारा आपको दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सेलर डिफरेंट होगा। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट तो सेम है पर उसको डिफरेंट सेलर सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो पा रहा है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द कंपोजिट की, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी तो सेम रहेगी बट सेलर आईडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल ओवर ये जो कंपोजिट की है ये हमें हेल्प करेगी डिफरेंशिएट करने में कि हमें जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से परचेज करना है, फ्रॉम सेलर 1 और सेलर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फॉर टेबल कस्टमर।
Whenever customer visits the shopping website, he can either sign in or can specify his details while placing the order. Means जब हम सबसे पहली बार वेबसाइट पर जाएंगे तो हो सकता है कि हम पहले से ही हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, हम एग्जिस्टिंग यूजर हैं, तो उस केस में हम साइन इन मीन्स लॉग इन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट अगर हम न्यू कस्टमर हैं तो उसके लिए हमें ये साइन अप इंटरफेस यूज करना होगा जहां पर हम सभी डिटेल्स यूज करते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि जब हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं प्लेस ऑर्डर, तब हमसे डिटेल्स पूछी जाती हैं, तो वहां पर भी हम डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? It may be noted that almost same interface is used when unregistered user specifies his details during placement of order. Means एक है registered user जिसने पहले से account create किया हुआ है और वो order place कर रहा है, या फिर एक है unregistered user। तो जो unregistered user अपना order place कर रहा है और उसे उसी टाइम पर details specify करनी होंगी, provide करनी होंगी, तो उस टाइम पर almost same interface ही दिखाया जाता है जैसा कि registered user को दिखाया जाता है। बस वहां पर पासवर्ड फील्ड नहीं होगी क्योंकि इस यूजर का अभी तक अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। द डिटेल्स स्पेसिफाइड बाय यूजर आर सेव्ड इनटू कस्टमर टेबल। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पर कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर टेबल में इंसर्ट की जाएंगी। यहाँ पर जो कस्टमर क्लास है इसका इंसर्ट कस्टमर फंक्शन यूज किया जाएगा जिसमें हम न्यू कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। देन अगर कोई भी कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स चेंज की जाती हैं तो वो मॉडिफाई कस्टमर की हेल्प से यहाँ पर अपडेट की जाएंगी। नेक्स्ट, क्लास फॉर टेबल विश लिस्ट। विश लिस्ट की हेल्प से हम ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें परचेज तो करना है बट अभी नहीं, बाद में। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट विश मेथड यूज करेंगे विश लिस्ट क्लास में, ये बताने के लिए कि कौन सी न्यू विश है, मतलब हम वहां पर कौन सा प्रोडक्ट बाद में परचेज करना चाहते हैं। देन अगर हम उस प्रोडक्ट को वहां से रिमूव करना चाहते हैं तो जब हम उसे रिमूव करेंगे तो वो वहां से कैसे रिमूव हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ डिलीट विश। एंड अगर हमें ये देखना है कि हमने विश लिस्ट में क्या ऐड किया था तो उसके लिए डिस्प्ले विश की हेल्प से हम उसे देख पाएंगे। नेक्स्ट, क्लास फॉर टेबल पेमेंट। Here is the sequence of events for order completion। मीन्स सबसे पहले कोई भी कस्टमर शॉपिंग कार्ट में आइटम्स ऐड करता है, फिर जितने भी आइटम्स होंगे सभी एक साथ परचेज करने के लिए बाय ऑप्शन क्लिक करते हैं, फिर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे, एंड देन पेमेंट का ऑप्शन चूज करना है। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज पेमेंट करने के बाद कंप्लीट होगा। जब आप ये शॉपिंग कार्ट में अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे और उन्हें परचेज करने के लिए बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो अगर आप पहले से लॉगिन नहीं हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा या फिर आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर नहीं हैं। इसके बाद आप पेमेंट मोड्स में से कोई भी एक मोड चूज करेंगे। ऑल द डिटेल्स ऑफ पेमेंट आर स्टोर्ड इन टेबल पेमेंट। हमने पेमेंट टेबल देखी थी जहां पर हमें बताया गया था कि पेमेंट आईडी क्या है, पेमेंट मोड क्या है, पेमेंट डेट, इस तरह से हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन थी। तो जब भी कोई पेमेंट की जाएगी या फिर जब भी कोई पेमेंट का मोड सेलेक्ट किया जाएगा, जैसे कैश ऑन डिलीवरी अगर सेलेक्ट किया है, तब भी हम एक न्यू पेमेंट के बारे में टपल इंसर्ट कर देंगे, तो उसके लिए हम इंसर्ट पेमेंट यूज करेंगे। अगर कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी चूज करता है तो इस केस में मैंने आपको बताया था जो पेमेंट डेट है वो वही डेट होगी जिस दिन प्रोडक्ट डिलीवर होगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है कि जब हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल रही है तब हम पेमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए पेमेंट डेट इज द सेम एज द डिलीवरी डेट। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, क्लास फॉर टेबल ऑर्डर। जब कोई ऑर्डर प्लेस किया जाएगा उसके बारे में सभी डिटेल्स ऑर्डर टेबल में स्टोर की जाएंगी, तो एक न्यू ऑर्डर क्रिएट होने पर इंसर्ट ऑर्डर की हेल्प से उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी।
अगर एक यूज़र अपना ऑर्डर कैंसल कर देता है, तो जब यूज़र की तरफ से वो ऑर्डर कैंसल हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना होगा, तो उसके लिए डिलीट ऑर्डर यूज़ किया जाएगा। अगर यूज़र अपने ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं, लाइक उसका करंट स्टेटस क्या है, तो उसके लिए जब वो ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो उनको डिटेल शो की जाएँगी करंट स्टेटस के साथ, तो उसके लिए डिस्प्ले ऑर्डर फंक्शन यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, क्लास फॉर टेबल शिपमेंट। सो जब हम शिपमेंट टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिपमेंट के बारे में डिटेल्स होंगी, लाइक शिपमेंट की आईडी, उसकी डेट एंड उसका करंट स्टेटस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। एंड न्यू शिपमेंट के बारे में डिटेल्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट शिपमेंट डिटेल्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक एज वेल एज द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हमने चैप्टर 4 एंड आईटी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एंड यूट्यूब होम टैब पर हमारे चैनल पर आपको इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है थ्योरी क्लासेस के लिए, सो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। For detailed notes of all chapters, chapter-wise question answers, and solved PYQs, you can refer to all-in-one book. You can place direct order for special discount at the given WhatsApp number. For Amazon and Flipkart, link is given in the description. So that was all for today. Bye everyone.